देखिए आजकल जो है ना प्राकृतिक खेती की बातें हो रही हैं पूरे देश में। और हमारे देश के आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने आज के 5 साल पहले लाल किले की प्राचीर से कहा था कि अब हम लोग अपनी धरती माता को और अधिक खराब नहीं करेंगे। तो प्राकृतिक खेती का मतलब ये है कि ये दुनिया निरंतर चलती रहेगी। इस धरती पर मानव सभ्यता निरंतर है। हम अंतिम पीढ़ी के लोग नहीं हैं कि भाई धरती में जितने भी प्राकृतिक संसाधन है सबको लूट करके और चल दो, सबके घरों में बच्चे हैं। तो अभी की जो रासायनिक खेती है उसके क्या दुष्परिणाम है। देखिए, अगर किसी ने कहा प्राकृतिक खेती करिए, जीवामृत बनाइए, तो आप नहीं बनाएंगे, हमें मालूम है। जब तक आपको दर्द ना दिया जाए कि वर्तमान खेती के क्या दर्द हैं, तो क्या दर्द हैं। 100 रुपया लगा करके 120 रुपया पैदा होता है। मेहनत चली गई, 4 महीने का समय बर्बाद हुआ, 100 रुपये की लागत लगाई, रुपया मिले 4 महीने के बाद 130, प्रॉफिट हुआ 30 रुपये का। क्यों? 100 रुपये चले गए ट्रैक्टर की जुताई में, बिजली में, डीजल में, यूरिया में, डीएपी में, पेस्टिसाइड में, कटाई में, मड़ाई में। लेबर नहीं है, ट्रैक्टर ही से सब काम होने हैं, हार्वेस्टर से होने हैं। तो किसान ठीक सन 70, 80, 90 तक आप देखो, देश में आपको कभी ऐसा सुनने को नहीं मिलता था कि साहब बुंदेलखंड में एक किसान ने खेती में घाटा हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली। कभी सुना आपने? लेकिन आज देश में 30,000 से 40,000 किसान हर साल, पूरे देश में एवरेज है, 30-40 हज़ार किसान प्रति वर्ष खेती में घाटा हो जाने के कारण सुसाइड करते हैं। करते कि नहीं करते? करते। क्योंकि घर के सपने हैं, बिटिया की शादी है, लड़के की पढ़ाई है, घर बनवाना है, छत गिर गई है, बड़े अरमान थे, मटर बोया था कि 3 लाख का बिकेगा और ओला पड़ गया। सब्जी बोई थी कि 80,000 की बिक जाएगी और बीमारी ऐसी आई भयानक कि सब दवा में चला गया। ठीक है ना? तो धरती मेरी माँ है। बिगड़ी कहाँ से है कहानी कि ठीक जो मैंने समय बताया 70, 80, 90 का दशक, तो आप लोग जालौन के हो, हम भी आपके बगल के हैं, पोखराया के। तो हमने भी देखी है खेती कि मटरा बो दिया गया अक्टूबर में, ऐसे ही पलेवा नहीं हुई, बिजरा बो दिया गया। बिना पानी के सारी खेतियां बिना पानी की होती थी। बीघा 2 बीघा जब कोई गेहूं बोता था तो उसमें 1-2 पानी लगाना था। बिना पानी के खेती होती थी, और बिना पानी के होती थी, बिना फर्टिलाइजर के होती थी। कोई कीड़ा नहीं लगता था, कोई बीमारी नहीं लगता था, और लगता भी था तो इतना कम लगता थी कि कोई खास बात नहीं। और वो तो वेदों में लिखा है, जीवे जीव आहार, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। और कृषि का तो मूल मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भाई इस भूमंडल पर जितने भी प्राणी हैं सभी तो खाएंगे ना। आप 5 बीघा ज़मीन आपके पास है, 7 बीघा उनके पास है, और टिड्डी के पास क्या है, चूहे के पास क्या है, उसके पास ज़मीन। तो वो भी अपना जीवन यापन करेगा, और कहाँ से करेगा? यहीं से करेगा। ठीक है ना? चलिए, कुल मिलाकर के ये खेती में लागत बहुत है और लागत के अनुरूप आमदनी नहीं है, और हर साल लागत तो बढ़ रही है, पैदावारी नहीं बढ़ रही। मुद्दा इतना है। तो इसलिए कहा जा रहा है आजकल की प्राकृतिक खेती करिए। तो मैं क्या कहता हूँ, प्राकृतिक खेती में आपने जीवामृत सुना है कि जीवामृत बनाइए, जीवामृत बनाइए, जीवामृत ऐसे बनता है, वैसे बनता है। निरी विधियाँ हैं, मुझ पर नहीं जाएंगे, लेकिन कई लोगों ने बनाया और उनको फ़ायदा नहीं हुआ, लौट गए वापस, बोले बेकार की बातें सब। ऐसा हुआ। अगर किसी ने हिम्मत करके बनाया भी और प्रयोग भी किया तो उसने क्या पाया कि कुछ नहीं यार, बेवकूफ़ बना दिया गया हमको। कारण क्या है? इसके विज्ञान को कोई समझाने वाला नहीं है। अब आज मैं आपको इसका पूरा विज्ञान समझा रहा हूँ। बेटा वो वहाँ से निरंजन, वो मिट्टी लाओ जरा एक तसले में उधर। एक दोहा आपने सुना होगा,
रहीमन बिरवा खेत में सींचे ते कुमलाए, और रहे भरोसे राम के जंगल पर हरियाए। पर्वत मान लो, जंगल मान लो, पत्थर मान लो, ठीक है ना। रहे भरोसे राम के पर्वत पर हरियाए, जंगल पर हरियाए। तो जंगल में परमात्मा की माया है। अब आप कहोगे जंगल में परमात्मा की माया क्या है? परमात्मा का मतलब है भगवान की व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था जैसी होनी चाहिए जंगल में है, वहाँ किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की। जबकि हम लोगों ने अपने खेतों में इतनी छेड़छाड़ की, इतनी छेड़छाड़ की। क्यों? लालच में, लोभ में। धरती माता देखिए, आप धरती को हम माँ कहते हैं, माँ तो है ना, दिल से माँ कहते हो कि नहीं? तो माँ है, लेकिन माँ के साथ अत्याचार करेंगे हम। माँ को जबरदस्ती हम क्या बोलते हैं कि हे माँ, तू चाहे 3 बोरी यूरिया ले ले, चाहे 4 बोरी यूरिया ले ले, मुझे तो 40 कुंटल पिसिया चाहिए। चाहे बीडीसाइड ले ले, चाहे फंजीसाइड पी ले, चाहे इंसेक्टिसाइड पी ले, हमको तो 40 कुंटल पिसिया चाहिए। उसकी सामर्थ्य नहीं है ना। हम इंजेक्शन लगा लगा के, दबाव बना बना करके उससे लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है? लूट रही है। तो ज़मीन की फर्टिलिटी को भी मैं लूट रहा हूँ, और ज़मीन के नीचे का पानी भी लूट रहा हूँ, ज़मीन के ऊपर जो प्रकृति की माया उसको भी मैं लूट रहा हूँ। तो आज की तारीख में आप क्या देखते हैं कि ये इंसान केवल बचा है, रोता बिलखता इंसान। आपने कोई हंसता हुआ चेहरा देखते हैं? सबके चेहरे लटके हुए हैं, 99 के चक्कर में पड़ा हुआ है। 99 से 100 पूरे हो नहीं रहे हैं, लेकिन लगा है, लटका हुआ है चेहरा। ना हंसता है, ना रोता है, ना जिंदा है, ना मुर्दा है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, हालात ऐसे है। तो है क्या? इन सब के पीछे एक ही रीजन है कि मेरी माँ अगर जिंदा होती तो मैं जिंदा होता, मेरी माँ मुस्कुरा रही होती तो मैं मुस्कुरा रहा होता। माँ का मतलब है धरती माता। जैसे मैंने अभी बताया कि सन 80-90 के दशक में आपको पानी नहीं लगाना था, खाद नहीं डालनी थी, कीड़ा नहीं मारना था, लेकिन माँ तो दे देती थी ना बिजरा। क्यों? माँ तो आपको बिजरा दे देती थी। अब क्या हुआ कि अब ये प्रॉब्लम क्यों आई? तो अब प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि जाने अनजाने मैंने माँ को मार दिया। जाने अनजाने माँ का अस्तित्व संकट में पड़ गया। और माँ की अस्तित्व की जब बात आती है तो बात आती है कि ज़मीन में लाखों प्रकार के जीव जंतु हैं, लाखों प्रकार के। 84 लाख योनियों की माया बोली गई है वेदों में, और मनुष्य अब तक 1,35,000 वनस्पतियों और जीवों को जान पाया है। और जिनको जान पाया उसमें से 60-70% लगभग ख़त्म हो गए। गिद्ध कहाँ है, बगुला कहाँ है, हंस कहाँ है, मोर कहाँ है, कौवा कहाँ है, कबूतर कहाँ है, बिल्ली कहाँ है, शेर कहाँ है, डायनासोर कहाँ है, केंचुआ कहाँ है, चिड़िया कहाँ है, ठीक है ना। तो इतना केमिकल का यूज हुआ, हमारी जीवन शैली और आधुनिक कृषि पद्धति इतनी खराब है कि मैंने सब कुछ नष्ट कर दिया, कुछ नहीं बचा। तो अब प्राकृतिक खेती में क्या है? जैसे प्राकृतिक खेती मैं सिंपल करूं कि मेरा जीवन प्रकृति की व्यवस्था के अधीन है। मुझे भोजन धरती से चाहिए, पानी ज़मीन के नीचे कुआं से चाहिए, ऑक्सीजन पेड़ों से चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन धरती निरंतर भोजन देती रहे इसके लिए हमने नहीं सोचा। कुएं में पानी बरसात का नीचे जाए तभी तो पी पाएंगे, ये भी हम नहीं सोचते। पेड़ होंगे तभी अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, हम ये भी नहीं सोचते। खाने के लिए तो हम खेती करते हैं, लेकिन पानी और हवा के बारे में अभी मैंने सोचना शुरू ही नहीं किया। खेती के बारे में, खाने के बारे में सोचते सोचते अपनी ज़मीन को ख़राब कर डाला, सब कुछ ख़राब हो गया। तो अब प्राकृतिक खेती में मैं कहता हूँ कि भूमि की उर्वरता को ठीक करना है। क्या करना है? धरती माता का जो स्वास्थ्य खराब हो गया है ना, उसको सुधारना है। जैसे अब उदाहरण दे दूँ, एक महिला गर्भवती है,
अगर उसको भोजन पर्याप्त न मिले, उसके परिवार के लोग उसको मोहब्बत, प्यार, स्नेह, दुलार न दें, तो एक तो भोजन नहीं मिल रहा पर्याप्त, तो उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो कैसा होगा। दूसरा, उसको डांट, गाली गलौज मिल रही है, तो वो पीड़ा के भाव भी उसके बच्चे के पास जा रहे हैं। अब बच्चा जन्म लेके 9 महीने के बाद बाहर आ गया, अब बच्चा वो बीमार है और उसको सुखाना रोग हो गया और वो रोता रहता है और उसके दादी बाबा लिए घूम रहे हैं डॉक्टरों के यहाँ। अभी देखिए, उस बच्चे से तो मोहब्बत है, लेकिन उस माँ से मोहब्बत, बच्चे की माँ से मोहब्बत नहीं है। तो बच्चे की बीमारी को ठीक कराते फिर रहा है और बीमार उसकी माँ है। अगर उसकी माँ को सांत्वना देते, उसकी माँ को दया, प्यार, दुलार कुछ मिलता, उसको ठीक खाना मिलता, तो बच्चा तो अभी हंसने लगता ना। वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं कि साहब फसल में पीली पीली हो रही, साहब फसल में रोग लग गया, साहब फसल में कीड़ा बहुत लग रहा हो, यही तो कर रहे हैं। यार तुम फसल का रोना रोते रहो, जिस दिन वो धरती जहाँ पर फसल खड़ी है ना, जिस दिन वो मुस्कुरा देगी, फसल मुस्कुरा देगी। तो हम क्या करें, हमें गेहूं से अपनी जो फसल हुई उससे तो बड़ी मोहब्बत है, और वो फसल को जो पाल रहा है उससे हमको रत्ती भर मोहब्बत नहीं है। ठीक है ना। तो प्राकृतिक खेती का मतलब प्रकृति के वैभव को ठीक करना, प्रकृति के वैभव को सजाना, और मनुष्य का यही धर्म है। तो अब हम क्या करते हैं, रहीमन बिरवा खेत में सींचे थे, कुमलाए रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरिया। तो ज़मीन से शुरू करते हैं। तो जीवामृत की कहानी आज मुख्य बात है, जीवामृत समझाना। तो जीवामृत में क्या करते हैं, हमारे खेत में तो जीवाणु नहीं हैं, सूक्ष्म जीव। ये बात पक्की पक्की आप ऐसे समझ लीजिए कि देश दुनिया में जब बायो फर्टिलाइज़र की बात होती है, ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेट्रोबैक्टर और कंसोर्सिया और नाइट्रोजन घोलक, पोटास घोलक और जिंक घोलक, देखे ना आपने लिक्विड शीशियों में आ रहे हैं, इपको के, क्रिप्को के, जाने किसके किसके नाइट्रोजन घोलक है, बस एक शीशे में काम चल जाएगा। इसका मतलब ये तो मान रहे हो ना कि हमारे खेत में नहीं है, तभी तो तुम हमको बैक्टीरिया बेच रहे हो। लेकिन अब हमारी बहादुरी, हमारी चतुराई ये कि मैं एक बैक्टीरिया क्यों खरीदूं। जमीन में तो परमात्मा की लाखों प्रकार के जीव हैं। हम तुमसे 1 प्रकार, 2 प्रकार, 4 प्रकार, 10 प्रकार के जीव नहीं खरीदूंगा। मैं तो जंगल जाऊंगा और परमात्मा की माया उठा करके ले आऊंगा। बोलो कितना देर लगती है। जंगल गए तो मुझको सब कुछ मिल गया। तो हमारे खेतों में जो सूक्ष्म जीव लाभदायक मर गए, वो जंगल में आज भी विद्यमान हैं। तो देखिए, ये जंगल की मिट्टी है, ठीक है ना। ये जंगल की मिट्टी है। क्या करना है, हमारे खेत की मिट्टी में जीवाणु नहीं है, जंगल की मिट्टी में जीवाणु हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ये जीवाणु मेरे खेत में कैसे पहुँचे। तो मान लो मैं ये 3 किलो जंगल की मिट्टी ले आया। अब मेरे खेत में अगर 2.5 एकड़ का खेत है, तो ये तो मिट्टी है 3 किलो 4 किलो, हमने इस ड्रम में मान लो डाल दी। मेरे खेत की मिट्टी कितनी है, 20,000 कुंटल। समझिए आप 3 किलो मिट्टी से 20,000 कुंटल मिट्टी में, 6 इंच की मिट्टी का वजन बता रहा हूँ, 1 हेक्टेयर की, यानी 2.5 एकड़ की। ये 3 किलो मिट्टी से 20,000 कुंटल मिट्टी में जामन लगाने जा रहे हैं कि 20,000 कुंटल मिट्टी में उतने ही जीवाणु हो जाएं जितने इस जंगल की मिट्टी में हैं। देखिए आप, बड़ा खेल है। तो अभी आपको जो सुनाया गया कि एक ड्रम लीजिए, उसमें 150 लीटर पानी भर दीजिए, 10 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए, 15 किलो गोबर डाल दीजिए, 250 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी डाल दीजिए, 1 किलो आटा डाल दीजिए, ये वाला आटा, बेसन डाल दीजिए और 1 किलो गुड़ डाल दीजिए। ऐसा सिखाया गया। अब सुनना, ये 200 लीटर का ड्रम है, हमने पौवा भर मिट्टी डाली, 1 किलो बेसन डाला, 1 किलो गुड़ डाला, और क्या कह रहे हैं इससे, हे बैक्टीरिया पूरे ड्रम में खूब ढेर सारा हो जा, खाना नहीं दूंगा, भोजन के नाम पर तुझे 1 किलो बेसन दिया है ना, अच्छा लग रहा है,
गुड़ मीठा लग रहा है, बस बढ़ जा तू। क्या यार पागलों वाली बात है। और कितने जल्दी बढ़ जा, 3 दिन में पूरा सैचुरेट हो जा। अरे कुछ जादू की छड़ी है यार। भाई प्रजनन की जो गति है हर जीव की वही रहेगी ना, क्यों? जिस जीव की प्रजनन की जो गति है वही रहेगी ना। अब यहां तो मैं क्या सोच रहा हूं, जादू बढ़ जा बढ़ जा, कैसे बढ़ जाएगा? तो क्या है, बढ़ने के लिए समय चाहिए, बढ़ने के लिए भोजन चाहिए। तो मैं क्या कहता हूं कि जब आप 3-4 किलो मिट्टी जंगल से लाइए, और अगर जंगल से मिट्टी कोई ना आप समझ पा रहा हो तो यहीं डोंगरी में मेरा फार्म हाउस है, आप सब लोगों को निमंत्रण है, कोई भी आ जाओ, फ्री ले जाओ। 2 लीटर की ऐसी कट्टी ले आओ बोतल, और मेरे यहाँ से फ्री भर ले जाओ कल्चर। ये कल्चर या तो जंगल की मिट्टी लाइए 4-5 किलो, जंगल की पहचान होनी चाहिए कहाँ से लाएं। अगर आपको लगता है कि साहब मेरे आसपास जंगल नहीं है तो क्या करोगे, ये 2 लीटर है, अभी 2 लीटर नहीं आधा लीटर है, मतलब हम तो आपको डिस्प्ले के लिए बता रहे हैं। तो ये 1.5 लीटर हमने इसमें डाल दिया। कितना डाल दिया? 1.5 लीटर या 2 लीटर। अब ये 2 लीटर मैंने बैक्टीरिया इसमें डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास गुड़ नहीं है, चीनी है। ये भी कोई कहेगा, कई लोग कहते हैं चीनी डालनी चाहिए, गुड़ तो गुड़ सस्ता है, गुड़ मिल जाए तो गुड़ डाल दो। अब कहीं कहीं गुड़ नहीं है तो आप चीनी डाल दो। कितनी चीनी डालेंगे? 5 किलो चीनी या 5 किलो गुड़। ये आटा किसी भी चीज़ का, ज्वार का, बाजरा का, मक्का का, जौ का, चावल का, जो सस्ता मिले, 5 किलो आटा, 150 लीटर पानी भर दिया, इसको चला दिया। अब देखिए क्या होगा, ये अगर मुझसे बोतल लाए थे तो वो जीवाणु, या जंगल से मिट्टी लाए थे उसके जीवाणु। जीवाणुओं को क्या चाहिए? गुड़ चाहिए, आटा चाहिए। प्राइमरी तो उनको गुड़ ही चाहिए, शुरू में वो गुड़ पर डिपेंड रहेंगे, गुड़ से वो मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने 5 किलो आटा 5 किलो गुड़ डाला, 200 लीटर 150 लीटर पानी इसमें भर दिया है। अब मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, क्यों यार ऐसा ना हो कि इनको कुछ भोजन कम पड़ रहा हो, क्योंकि कोई देख नहीं रहा ना भाई। इतना सूक्ष्म गणित है ये, सूक्ष्म विज्ञान है कि आंखों से तो दिख नहीं रही चीज़ हमको। तो मैंने अनुमान लगाया 15 दिन बाद कि हो सकता है यार कुछ कम पड़ गया हो बेचारों को। तो 3 किलो गुड़ 3 किलो आटा फिर डाल दिया 15 दिन के बाद, ठीक है ना। फिर हमको लगा यार और जल्दी जल्दी बढ़ाएं, तो 10 दिन के बाद 2 किलो गुड़ 2 किलो आटा फिर डाल दिया, और फिर हर 10वें दिन 2 किलो गुड़ 2 किलो आटा आप डालते रहिए। तो क्या हुआ कि 2 महीने में, अगर मेरी बोतल लाओगे 2 लीटर की तो ये 2-2.5 महीने में बन जाएगा। अगर जंगल से मिट्टी लाओगे तो ये 3-3.5 महीने बन जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि जंगल की मिट्टी जहाँ से लाए थे उसमें लाभदायक सूक्ष्मजीव कितनी संख्या में थे, ठीक है ना। अब ये 2.5 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में बन जाएगा। ये जो 200 लीटर का ड्रम है ना, ये 10 एकड़ खेती के लिए है। 10 एकड़ चना, मटर, मसूर, गेहूँ, 10 एकड़। करना क्या है, देखिए अभी क्या बताया गया आपको कि जब ये पहले बीजामृत बनाना, फिर घन जीवामृत बनाना, यानी इसी लिक्विड को जब 6 दिन के बाद 5 दिन के बाद 1 कुंटल गोबर में डालना, फिर उसको मिलाना, फिर खेत में बिखेर के जुताई कर देना, ये घन जीवामृत था। फिर जब खेत की पहली सिंचाई करना तो ये ड्रम खेत में उठा के ले जाना और पानी की नाली के साथ बहाना, यही तो सिखाया गया है। और यही सुन करके आपके पसीने छूट गए। क्या, अरे यार हमारा साला खेत जो है ना वो 3 किलोमीटर हमारे घर से दूर है, अगर और 5 एकड़ ज़मीन है, और 1 एकड़ ज़मीन में 200 लीटर कहते हैं बहाव एक पानी में, तो हमें तो 5 ड्रम रखने पड़ेंगे। अगर खेत में रखते हैं तो रात को कोई इसका लिक्विड फैला देगा, ड्रम उठा के चला जाएगा। और अगर घर पर रखते हैं तो यार ये 5 ड्रम साला हम हर सिंचाई के समय ले कैसे जाएंगे खेत में। बस आप सरेंडर हो गए। जो मैंने बोला ना कि लोग नहीं चाहते कि प्राकृतिक खेती परवान चढ़े, तो मीठी मीठी बातें करके
टेक्निक बहुत अच्छी है, लेकिन वो टेक्निक ऐसी है कि आप पीछे हो गए। मैं क्या कहता हूँ, 1 ड्रम 10 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त है, गारंटी के साथ। करना क्या है, अब मान लो 1 ड्रम आपने जीवामृत बना लिया, ज़मीन आपके पास 5 एकड़ है, तो क्या करोगे, चना बोना है। अगर चना, मटर, मसूर, सरसों बोगे तो आप 5 कुंटल गोबर सूखा हुआ लेंगे, वो सड़ा हो, कच्चा हो, कुछ भी हो, सूखा हो। उस 5 कुंटल गोबर में ये 100 लीटर लिक्विड निकालेंगे, मग्गे से स्प्रे कर देंगे, फेंक देंगे और उसको मिला देंगे। अब 1 कुंटल 1 एकड़ में बिखेर देंगे और पीछे से ट्रैक्टर चला देंगे। खेत में नमी होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। बैक्टीरिया को नमी नहीं मिलेगी तो सरवाइव नहीं करेगा। जैसे इस ड्रम में हम जीवामृत बना रहे थे, हमने मिट्टी, बैक्टीरिया वाली मिट्टी डाल दी और सूखा हुआ आटा डाल दिया, सूखा हुआ गुड़ डाल दिया, पानी नहीं डालेंगे। हम सोचेंगे बैक्टीरिया बन जाएगा, बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं बनेगा, वो मर जाएगा। जो था ना मिट्टी वो भी खत्म हो जाएगा। बैक्टीरिया पानी के साथ ही रहता है, नमी के साथ ही रहता है, ड्राई में नहीं रह सकता। ठीक है, तो खेत में मैंने 1 कुंटल गोबर की घन जीवामृत बना के डाला और उसकी जुताई कर दी। अगर आप चना, मटर, मसूर, राई में 10 दिन पहले बाई चांस खेत में नमी हो और चना, मटर, मसूर, राई, अलसी बोने के 10 दिन पहले जीवामृत डाल सकते हो, तो आप समझ लीजिए कि आपको किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना और फसल पिछले साल के मुकाबले इस साल 10% अच्छी होगी, पहली साल ही। अगर तुम्हारा चना 10 कुंटल एकड़ में हो रहा था तो आपका 11 कुंटल होगा। लेकिन मैंने, सर सुन लेना पूरी बात, अगर इस कल्चर को आप उस खेत में 10 दिन पहले पहुंचा सकें, तब बोने के, चना बोने के 10 दिन पहले, ठीक है ना, कोई बात नहीं, जैसा भी समझो। क्योंकि है क्या, आप सुनो, इस कल्चर में अपने आप में ना तो कोई नाइट्रोजन है, ना फास्फोरस है, ना पोटास, इसमें कुछ नहीं। जैसे गृहिणी होती है ना, जो बहुत अच्छा खाना बना देती है और किचन में कुछ ना तो खाना बना देगी, तो एक गृहिणी, आपने खेत में एक गृहिणी पहुंचा दी भोजन बनाने वाली, जो फसलों के लिए भोजन बनाएगी, लेकिन अभी उसको इंतजाम करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, हैं? गृहिणी स्वयं में भोजन नहीं है। तो ये बैक्टीरिया खेत में जो आपकी जड़, तना, पत्ती, ठूंठ, गोबर जो पड़ा है अनडिकम्पोज्ड, जो सड़ नहीं पा रहा था मटेरियल, अब ये बैक्टीरिया उस पर काम करके उसको डिकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू करेंगे। तो मान लो 100 कुंटल मटेरियल पड़ा था 1 हेक्टेयर में, तो उसमें धीरे धीरे आज 2 किलो बनाएंगे, 4 किलो बनाएंगे पर डे। अगर 2 किलो बना रहे तो फसलों के लिए बहुत है। आप यूरिया, DAP का यही तो कॉन्सेप्ट है। तो ये भोजन बना करके फसलों को जल्दी जाएंगे, तो कुछ क्रिया जल्दी करेंगे तो चने को तकलीफ नहीं होगी। शुरू में तो चना बढ़ेगा, अभी तो उसकी ग्रोथ नहीं हुई, अभी 10 दिन 15 दिन चना अपनी ग्रोथ में आने में लेगा। जब उसको भोजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी तब तक 20 दिन हो जाएंगे और कुछ ना कुछ बैक्टीरिया बना के रख देगा। अगर गेहूं बोना है और ज़मीन में ह्यूमस कितना है, जीवांश कार्बन 0.3, तो गेहूं को तो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए मित्र जो है नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन खेत में है कम, और उसमें भी आपने बैक्टीरिया डाला, उसकी पैदावार घटेगी। अगर यूरिया, DAP, पोटास कुछ नहीं देंगे तो उसकी पैदावार 10 से 20% तक घटेगी। अगर 10 दिन पहले इसको दे दोगे तो भी 20% तक घट सकती है। मैं कहता हूँ कि घटेगी, जैसे नाम मैंने लिया कि पैदावार घटेगी, तो फिर आप पीछे हो गए, बोले हम नहीं करेंगे ये काम। क्यों घटाएं पैदावार? क्योंकि हमारा महंगी कीमत पर कोई लेने वाला ही नहीं, तो आप पैदावार नहीं घटाना चाहेंगे। आगे बढ़ो। तो मैं कह रहा हूँ कि आप DAP, पोटास बंद कर दीजिए, आप यूरिया दीजिए उसमें, पहली साल पैदावार 10% बढ़ेगी। अगर आपकी 15 कुंटल हो रही थी तो आपकी 16 कुंटल, 16.5 कुंटल होगी। यूरिया पूरी दे देना, DAP, पोटास हटा लेना। लेकिन अब एक प्रश्न कई लोग खड़ा करते हैं कि क्यों सचान साहब, तो फिर प्राकृतिक खेती कैसे हुई? तो मैं ये नहीं चाहता हूँ प्राकृतिक खेती किसान को बर्बाद करके हो।
किसान सीखे, समझे, क्योंकि अगर आपको पैदावार नहीं घटी जीवामृत डाल के केवल यूरिया डालनी पड़ी, अब आपको ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। अब आप क्या सोचेंगे कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, देखो 2.5 कुंटल मतलब 2.5 कट्टा DAP बच गई 3,000 की, और एक पिसिया 1 ही कुंटल कम भाई, 2 ही कुंटल कम भाई, ये यार अच्छी टेक्निक है, आप और आगे बढ़ेंगे। तो आप आसान्वित हैं, आपको आशा की किरण दिखाई दे रही, तो आप आगे बढ़ जाएंगे और शोध करने लगेंगे। और अगर आपको वो घिसा पिटा नुस्खा है, अच्छा मैं क्या कहता हूँ कि आप ईमानदारी से बताना कितने लोगों के पास गाय नहीं है, हाथ उठा दो, उठा दो बस हाथ, संकोच मत करो। जिनके पास गाय नहीं है, देसी नहीं है सर, तो गाय नहीं। मैं पूछ रहा हूँ जिनके पास गाय नहीं, हाथ उठाओ। और सबके पास है? चलो अगला क्वेश्चन है, गाय का पेशाब कौन इकट्ठा करेगा? बोलो। गौमूत्र गैया खड़ी हुई डब्बा लेके, आपने इकट्ठा किया? किया नहीं करेंगे। अबे नहीं करो, करना है। अरे नहीं करेंगे ना। बंद कर दे। देखो फिर सुनो मेरी बात, मैं पूरी व्यवहारिक करता हूँ। सुनो सरदार साहब, हम बताए अरे मुंह तो वो बंद कर दे अगर डब्बा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये व्यवहारिक नहीं, पहले समझो मेरी व्यवहारिक, पहले समझना। गाय जहाँ गोबर करती है, जहाँ गोबर किया है, जब वो खड़ी होगी तो वहीं यूरिन करेगी। हम उसको डब्बे में क्यों लें? हम गोबर उठाते हैं ना नीचे से, तो उस गोबर के साथ यूरिन तो आ गई ना, तो हम डब्बा डुब्बी का खेल क्यों खेलें? गाय का गोबर उठाइए और इसमें डाल दीजिए। और इसमें गाय का गोबर डाला क्यों जा रहा है भी समझ लो। ये बैक्टीरिया इस ड्रम में 7 दिन में तो किसी सूरत पर गाय का गोबर नहीं खाएगा। हमारी विधि में जब इसको 2.5 महीना 3 महीना रोकोगे, उसमें गोबर डालोगे, तब गोबर उसके खाने लायक होगा। क्योंकि बैक्टीरिया गोबर नहीं खा सकता, पेशाब का कुछ अंश तो ग्रहण कर सकता है, गुड़ का अंश इमीडिएट ग्रहण करेगा, आटा भी इमीडिएट नहीं खाएगा। क्योंकि बैक्टीरिया क्या माइक्रो और बैक्टीरिया को चाहिए नैनो। जब कोई चीज़ नैनो में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक बैक्टीरिया के किसी काम की नहीं है। तो अब आपने इसमें, जिसके पास गाय है, गौमूत्र है, इसमें डालिए 10 लीटर, हमें कोई एलर्जी नहीं। अगर इजीली आपको गौमूत्र मिल रहा तो इसमें गौमूत्र डालिए, इसमें गोबर डालिए, लेकिन 5 किलो गुड़ 5 किलो आटा 15 दिन के बाद फिर भोजन रिपीट करिए, और जंगल की मिट्टी लाइए या हमसे कल्चर ले जाइए। अगर बरगद के नीचे से लाना है तो उस बरगद को खोजिए जिस बरगद के नीचे कोई झाड़ू न लगाता हो, जंगल में हो, खेत में ना हो, झाड़ जंखाड़ हो, जितने पत्ती फल गिरते हैं सब वहीं पड़े रहते हैं, कोई झाड़ू लगाने आग लगाने वहाँ नहीं जाता। ऐसे बरगद के नीचे पेड़ के नीचे आपको अच्छी खासी संख्या में बैक्टीरिया मिलेंगे, वो मिट्टी चलेगी। कई बार क्या होता है कि पंडित जी, अरे वो मंदिर में पेड़ खड़ा है बरगद का, पंडित जी रोज़ सुबह झाड़ू लगाते हैं। और कई किसान ऐसे हैं, बोले बाबू जी हम तो गए थे थाने, और थाने में बरगद का पेड़ था, वहाँ से मिट्टी लाए, साला कुछ फ़ायदा ही नहीं किया। भाई वो पुलिस वाले बरगद की पूजा करते हैं, वहाँ रोजाना सुपर झाड़ू लगाता है, जब वहाँ कुछ बायोमास नहीं तो बैक्टीरिया कहाँ पनपेगा। और वो भी ले कब आए? मई में। बोले बटोर लाए थे बाबूजी ऊपर से सूखी सूखी। मैंने फिर बोला बैक्टीरिया ड्राई सॉइल में, ड्राई में नहीं रहता, वो नम में, वेट में ही रहेगा। तो जहाँ नमी हो, तो अगर अच्छा पीपल बरगद का पेड़ मिले तो वहाँ से आप लाइए। जीवामृत में मुख्य चीज़ एक ही है कि जीवाणु ही जमीन को बनाएंगे। और सर वो लाओ जरा, वो बायोमास, ये पत्ती है, ये पत्ती है, ये क्या है, कहाँ से आई ये पत्ती? जमीन से आई ना, पेड़ में लगी है, ये जमीन से आई ना, कुछ जमीन से आई, कुछ अंश इसमें सूरज का है, फोटोसिंथेसिस होकर के। अब इसको मैंने जला दिया, फेंक दिया, बेच दिया। इस पत्ती का धर्म है कि इस पेड़ से जितना भी पतझड़ हो यहीं गिरे, इस पेड़ को कभी बीमारी नहीं लगेगी। खेत से आपने गेहूं काटा, गेहूं आप खा लीजिए, बेच लीजिए। गेहूं का भूसा जो है ना, भूसा अगर जानवर है तो भूसा जानवर खाएं और उसका गोबर खेत में जाए। अगर जानवर नहीं है
तो फिर उस भूसे पर खेत का अधिकार है, वो जलना नहीं चाहिए, वो बिचना नहीं चाहिए, वो फेंकना नहीं चाहिए। आपको खेती में कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी क्या है, हम तो सब कुछ माँ से छीन लेना चाहते हैं, सब कुछ बेच देना चाहते हैं। उसको देने के नाम पर क्या देंगे? 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP, यानी कि 1.5 कुंटल देंगे और 40 कुंटल लेंगे। तो उसके यहाँ कोई खजाना तो है नहीं। और ये क्रिया जाने अनजाने हम लोग पिछले 40-50 सालों से कर रहे हैं। मनुष्य का धर्म है यज्ञ, सुना ना? यज्ञ का करवाया ना यज्ञ। अब उसी यज्ञ का सुन लो कहानी। यज्ञ क्या सिखाता है? आहुति देना है। यज्ञ में अभी वो यज्ञ क्या हुआ, जैसे मैं यज्ञ में बैठा, किसी ने कहा मेरे यहाँ यज्ञ है, 9 कुंडी आ जाना, मैं चला गया और आया वहाँ ओम बुरबुआ स्वाहा की आरती भी, वो आहुति भी दे आया और बड़ा खुश हूँ। क्या आज तो मुझे यज्ञ करने को मिल गया। कद्दू यज्ञ किया तुमने? तुमने कुछ नहीं किया, ना तुम्हारी सामग्री थी, ना तुम्हारा कुछ था। बैठ करके स्वाहा, क्या स्वाहा? तुमने कुछ नहीं यज्ञ किया। यज्ञ का मतलब होता है समर्पण, देवी देवताओं को समर्पण। और देवताओं का मतलब होता है क्या? देवताओं का मतलब ये 5 महाभूत, धरती को क्या दिया, जल को क्या दिया, वायु को क्या दिया, आकाश को क्या दिया, सूरज के बारे में क्या सोचा, भाव। तो सीधे सीधे मैं देखो ये उनको अग्नि देवाय, वरुण देवाय। आप रुकियो, देखिए ये ह्यूमस, और ये क्या है? ये ह्यूमस बनने की कगार पर है। क्या ये आपके बाग बगीचों की पत्तियां, खरपतवार, यही कुछ है? ये पौधों का हकीकत में भोजन क्या है? ये है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं। अगर इसमें नमी बनी रही तो ये क्रिया करते रहेंगे। अगर मैं इसको धूप में ले जाके रख दूंगा, सूख जाएगा, तो फिर ये प्रोसीजर इसका यहीं का यहीं रुक गया। बैक्टीरिया भी मर गए और जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में रुक गया। लेकिन अगर इसमें नमी बनी रहे तो ये चलता रहेगा। तो पहले क्या था? 30 फुट पर पानी आपका, ऊपर आपने पानी सिंचाई उचाई तो देते ही नहीं थे। 30 फुट का पानी, जैसे दिया जलता है ना, यहाँ दिया जल रहा है, मिट्टी का तेल ये है, लेकिन दिया तो यहाँ जल रहा है ना। ऑस्मोसिस प्रोसेस से ये है, मिट्टी का तेल ऊपर चलता है। ऐसे जब ज़मीन में 30-35 फुट पर पानी होता है तो ज़मीन के ऊपरी हिस्से पर हल्की सी नमी रहती ही रहती है। लेकिन जब 150 फुट पानी चला गया, अब भाई साहब 150 फुट से तो ऊपर नहीं आ पाएगा। दूसरा, ट्रैक्टर चल रहा है। तो हमें जीवामृत बनाना है। सिंपल सा साइंस है कि हम ये मान लें कि ज़मीन जिंदा है सूक्ष्म जीवाणुओं की बदौलत, और मैंने जाने अनजाने केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड डाल करके उन जीवों को मारा है। जैसे एग्जाम्पल दे दूं, दीमक को मारने के लिए अगर आपने कभी क्लोरोपाइरीफास डाला है तो केचुआ मरा है। और जब केचुआ जैसा जीव मर गया तो सूक्ष्म जीव क्यों नहीं मरे होंगे? वो भी मरे होंगे। तो जो सूक्ष्म जीव मैं मार चुका हूं जाने अनजाने, उनको जंगल से लाना, उनकी संख्या को बढ़ाना और फिर खेत को दे देना। लेकिन अब ध्यान रखना, ये बैक्टीरिया मरे थे या तो केमिकल की बदौलत, और मैंने केमिकल फिर डाल दिया, जीवामृत डाला, और फिर किसी ने डराया, क्यों दीमक की दवा नहीं डाली क्या? बोले ना। अरे ले फिर बर्बाद हो जाओगे, दीमक खा जाएगी। फिर लाए बाजार से क्लोरोपाइरीफास डाल दिया, तो ये तो सब सत्यानाश हो गया जो तुमने किया था, फिर मर गए। नंबर 1 तो कसम खाना है कि आप मुझे कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं करना। दूसरी चीज़, पेस्टिसाइड नहीं यूज किया, बैक्टीरिया जिंदा रहा, खरीफ में डाला, रबी में डाला, और रबी में अप्रैल मार्च के आखिरी में आपने गेहूं चना मटर काट लिया। अब अप्रैल मई जून की तपती गर्मी में बैक्टीरिया फिर मरेगा। तो अगर जीवामृत बनाना सीख गए तो क्या जिंदगी भर जीवामृत डालोगे? ना। जंगल में क्यों जिंदा रहता है? वहाँ कोई क्यों नहीं डालता? क्योंकि वहाँ ये पेड़ है। तो
तो आपको जीवामृत रोज न डालना पड़े, इसके लिए खेत की मेड़ों पर 2-3 जगह, इस कोने उस कोने उस कोने, 1 कोना 2 कोना 3 कोने में शीशम का, जामुन का, नीम का, पाकड़ का वृक्ष लगा दिए 2-2 3-3। क्या होगा, जब पेड़ बड़ा होगा तो आपने देखा होगा गर्मियों में जब आपको गर्मी कमरे के अंदर लगती है, पंखे में भी बहुत गर्मी लगती है, तो आप जो है ना चारपाई लेकर के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। क्यों? कमरे का टेम्परेचर तो 48 है, लेकिन पेड़ के नीचे का टेम्परेचर 40 से, इस पेड़ के नीचे का टेम्परेचर गर्मियों में भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, इससे अब नहीं जाएगा। तो जहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा, उससे कम रहेगा, वहाँ माइक्रोब्स जिंदा रहेंगे, और जहाँ 50 और 60 हो जाएगा वहाँ माइक्रोब्स मर जाएंगे। तो खेत में 2-3 एकड़ के खेत में अगर 2-3 जगह माइक्रोब्स जिंदा रहे, और फिर जुलाई आई और पानी बरसा, ज़मीन ठंडी हुई और खेत में पानी भरा, तो माइक्रोब्स पूरे खेत में फिर फैल गया। तो जीवामृत 2-3 साल तो डालें आप, फिर पेड़ तैयार कर लें, नहीं तो रोज रोज जंगल भटकेंगे क्या। ठीक है ना। एक बार अगर मेरे खेत में कहीं 1-2 कोनों में बढ़िया से पेड़ हो गए, तो फिर ये जीवाणु हमारे खेत में बने रहेंगे। तो जिन लोगों के पास गाय है वो गौमूत्र डालें, गोबर डालें, और जिनके पास गाय नहीं है, अभी कई सारे लोग क्या कहते हैं, अब तुम बनाओ भाई, तुम्हारे पास गैया, हमारे पास तो गैया है नहीं है। अरे मिल गया बहाना, चैंपियन फार्मर्स हैं। लेकिन यही टाल गए कैसे। और उसमें तो यार बताया जाता है कि गौमूत्र की ज़रूरत है, हमारे पास तो गौमूत्र है नहीं। तो फिर बता दूं, गौमूत्र गोबर डालिए, अगर है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है। कैसे? अभी जो फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र लैब में जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसोर्सिया बिक रहा है, उसमें का गौमूत्र डाला जाता है। वो तो सब सारे के सारे माइक्रोब जो है, ग्लूकोज, सुक्रोज अगर अगर में पल रहे हैं, वहाँ तो गुड़ चीनी का भी मतलब नहीं है कोई। ठीक है ना। तो इतना ढेर सारा बाजार में जो लिक्विड के रूप में बायो फर्टिलाइज़र रखा है, उसमें गौमूत्र नहीं है, और बायो फर्टिलाइज़र का गौमूत्र से कोई लेना देना भी नहीं है। वो तो किसी का भी मूत्र होगा, किसी का भी गोबर होगा भाई। अब जैसे किसी के पास भैंस है और भैंस का गोबर पड़ा है खेत में, तो क्या ये जो बैक्टीरिया का वहाँ क्या कहेगा कि हम यहाँ काम नहीं करेंगे भाई, देखो हम बता दें, हम तो गौ आधारित खेती हैं, हम तब जब गैया का गोबर नहीं आएगा हम कोई काम नहीं करेंगे, तुम चाहे जितना डालो, ऐसा बोलेगा क्या? उसको तो बायोमास चाहिए, किसी भी रूप में चाहिए, वो सब कुछ कर लेगा। ठीक है ना। गौ आधारित प्राकृतिक खेती के पीछे की मंशा साफ साफ है कि अगर आप बैल आधारित खेती में लौट सकें, उसी को गौ आधारित खेती कहेंगे। क्योंकि आज की तारीख में देश में 90% किसान लघु, सीमांत, मध्यम श्रेणी के हैं। बड़े किसानों की संख्या केवल 7-8-9% है, और बड़े किसान के पास कोई ना कोई बच्चा नौकरी में निकल गया है, कोई ना कोई मशीनरी, जेसीबी और एलएनटी खरीद लिया है, वो तो सुखी हैं। परेशान तो मध्यम और लघु सीमांत किसान ही है, और परेशान सिर्फ इसलिए कि गौ आधारित खेती नहीं करता, गाय को छोड़ दिया, बैल को छोड़ दिया, ट्रैक्टर से खेती करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जीवामृत बनाने का विज्ञान समझ में आया होगा, बिल्कुल कठिन नहीं। और फिर बता दूं, अक्टूबर से आप बुआई करेंगे, आज अगस्त है, 10 या 11 अगस्त। अगर आप कल परसों नरसों से नहीं शुरू करेंगे, तो हम तो ये कहते हैं कि अक्टूबर नवंबर में फसल आने के पहले आपके घर में तो जीवामृत बन ही जाना चाहिए। आपके साथ जो 50-50 किसान हैं ना, उनके यहाँ भी जीवामृत बन जाना चाहिए। और देखिए, जैसे अभी आप कह रहे थे, अरे साहब कुछ नहीं, ऐसे ही चलता है, कुछ नहीं चलता है। आप कसम खाइए कि मैं तो अपने 50 क्या बल्कि पूरे के पूरे गांव में प्रचारित करूंगा, पूरे के पूरे गांव में लोगों को बताऊंगा। क्यों? अच्छा बताओ, लोग गेहूँ बोएंगे तो 5 एकड़ का कोई किसान है, डीएपी खरीद रहा है ना। अगर मैं कहा डीएपी बंद हो जाएगी तेरी, भाई मेरे 2 बोतल ले आ, डीएपी बंद। केवल 1000 रुपये का गुड़ आटा खर्च करना, डीएपी बंद। तब वो दिमाग लगाएगा ना कि हाँ यार 5-6 कट्टा डीएपी हम डालते हैं, 1400, 14 इतने, अरे यार 8000 बचा सकते हैं।
1800 का ड्रम और 800 का गुड़ आटा खिला करके अगर 8000 बच सकते हैं, लोग तैयार हो जाएंगे। ये तो समझाने का तरीका है। भाई यूरिया डाल, डीएपी बंद, तो कम से कम डीएपी तो बंद करे। हम क्या कहते हैं, या तो उसको स्ट्रीम पर चढ़ाएंगे, सब कुछ बंद, मरना हो मर जा। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, किसान भी जिंदा रहे, ज़मीन भी जिंदा रहे, और सांप मर जाए और लाठी ना टूटे, तो आपको कोई घाटा ना हो और प्राकृतिक खेती शुरू हो जाए। उस विज्ञान का नाम है ये जीवामृत, जंगल की माया का विज्ञान, जंगल का अमृत, खेत का अमृत, सूक्ष्म जीव और ह्यूमस। ये ह्यूमस है, मांडवी ने बताया होगा ह्यूमस की, सो बताया ना, ये ह्यूमस, ये क्या है, ह्यूमस है। इसी को खेत में बढ़ाना है, ह्यूमस को। जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है, वैसे ही खेत में ह्यूमस है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम होगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मुझे कोई माई का लाल ठीक नहीं कर सकता। ऐसे अगर ज़मीन में ह्यूमस कम हो जाएगा, तो जितने भी ये जादू टोटका करने वाले घूम रहे हैं ना बाजार में कि इसका ये इलाज, कोई इलाज नहीं भाई साहब। किसान को केवल आत्महत्या करने के अलावा कोई इलाज नहीं। इसलिए माँ को समझ लोगे, माँ आपकी सुरक्षा कर लेगी, और आपकी सुरक्षा कोई करने वाला नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नमस्कार, अब आप क्लास में चल सकते हो।